हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित शर्मा एंड ये हमारी सीरीज है जिसमें हम पिछले 40 साल के यूपीएससी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आप देखोगे 2024 में पूछे गए इंडियन इकोनॉमी के सभी क्वेश्चंस। व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो हम इस सारी सीरीज में मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना सिर्फ डिस्कस करेंगे लेकिन पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड आप कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, कम एफर्ट में ज्यादा रिटर्न पाने के लिए व्हेन यू आर पुटिंग इन एफर्ट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आप कैसे पीवाईक्यूज को यूज कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज ये क्वेश्चन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। आप कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है? द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट एवरी वीक दिस कंसेप्ट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट, दिस इज ए न्यूज़पेपर एंड बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये सब चीजें पॉपुलेशन से जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। So, total fertility rate in an economy is defined as what? पहले तो ये समझें कि पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है टोटल फर्टिलिटी रेट की, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट की आप बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी अगर लेकर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विच आर बेसिक डेफिनेशंस, नथिंग मोर। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। So let's read. 4 options are given here. The number of children born per 1,000 people in the population in a year. The number of children born to a couple in their lifetime in a given population. The birth rate minus death rate, or the average number of live births a woman would have by the end of her childbearing age. Whenever there is a discussion about टोटल फर्टिलिटी रेट इन द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर ही टोटल फर्टिलिटी रेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन देता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स भी मिलते हैं। सो ट्राई करो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो सो इसको ट्राई जरूर करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, सो जस्ट राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 A B C D एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको अपनी असेसमेंट तभी पता चल पाएगी अगर आप डरोगे नहीं और क्वेश्चन का आंसर दोगे, सही या गलत डजंट मैटर। यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट कि बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बाकियों के कितने सही हो रहे हैं। सो दैट विल हेल्प ईच अदर, यू पीपल कैन हेल्प ईच अदर बाय डूइंग दिस। सो राइट आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज दिस वन, डी इज द राइट आंसर, राइट। सो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एक महिला कितने बच्चे पैदा करेगी। द एक्सपेक्टेशन दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट होता है रिप्लेसमेंट लेवल। अगर किसी को पता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो कि कितने TFR को रिप्लेसमेंट लेवल्स माना जाता है, रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है, राइट। सो लेट्स सी, पहली स्टेटमेंट तो गलत थी बिकॉज दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1,000 पीपल, ये क्रूड बर्थ रेट होता है, राइट। तो डेफिनेशन ही किसी और चीज की डाली हुई है। सही डेफिनेशन हमें पता लग गई है, बाकी सब कुछ गलत था, ये तो क्लियर ही है। बट लेट्स जस्ट रीड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम। कपल की तो बात ही नहीं कर रहे, बात ही वुमेन की है एंड देन रिप्रोडक्टिव एज की है। तो अगर कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हो जिससे हमें बहुत इजीली पता लग गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन है कौन सी, नंबर 1 वाज अ वुमेन, एक महिला की बात कर रहे हैं। सेकंड दे आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव एज, नॉट इन द लाइफ टाइम एज वेल, राइट। यहां पर कपल इन देयर लाइफ टाइम इज व्हाट दे आर आस्किंग। सो दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। बहुत सारे रेड फ्लैग्स इस स्टेटमेंट में थे। नेक्स्ट इज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
ये तो नेचुरल इंक्रीज बोला जाता है पॉपुलेशन का। बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस कर दें, दिस नोन एज नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, नॉट टोटल फर्टिलिटी रेट। देन द फाइनल लास्ट वन वाज, जिसमें हमें सभी सही कीवर्ड्स देखे डेफिनेशन में जो चाहिए थे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। लाइव बर्थ्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे आप 3-4 क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप क्या समझोगे कि एक एक शब्द बड़ा जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम की एलिजिबिलिटी अगर मिनिमम एज 18 है उसको 21 लिख देंगे। अगर आपने बड़े ध्यान से चीजें नहीं पढ़ी हुई आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो मे बी इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स वो लाइव बर्थ को हटा दें, राइट। सो नॉट एवरी बेबी दैट इज बोर्न सर्वाइव्स। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सो IMR यानी कितने बच्चे जो पैदा हुए वो पहले 28 दिनों के अंदर ही, पहले 1 साल के अंदर ही मर जाएंगे, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले 28 दिनों में अगर डेथ हो जाएगी दैट इज नोन एज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। एंड अगर 5 साल की एज से पहले हो जाएगी दैट इज नोन एज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सो दे आर मेंशनिंग लाइव बर्थ a woman would have by the end of her childbearing age. So this was total fertility rate. यहां पर definition भी दे दी गई है for your reading. You can get the PDF of this video as well as any other video that is uploaded on this YouTube channel, on the Telegram channel. Telegram से आप PDF उठाओ और पढ़ो। आपकी additional reading के लिए we have added a lot of concepts. And next year, very possible you might find a question जो इसकी हेल्प से, ये जो एडिशनल रीडिंग है, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उससे आप सॉल्व कर पाओ, राइट। सो लाइक इफ वी डू दिस सॉर्ट ऑफ रिसर्च, हम कुछ एडिशनल डेफिनेशंस रिलेटेड पढ़ते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है, व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट, तभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हैं। एंड दिस इज हाउ वी शुड बी यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। A student shared their concern recently कि PYQ पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, ये तो सब टीचर बोलते हैं, लेकिन करना क्या है? क्या अपने आप को जज करने लग जाना है? अभी तैयारी स्टार्ट किए को 10 दिन हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोले और अपने आप को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो करना क्या है? तो ये करना है व्हेन इट कम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज द पर्पस, राइट। सो रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होगा, सो दैट मींस ऑन एन एवरेज एक महिला रिप्रोडक्टिव एज में 2.1 बच्चों को जन्म देगी, राइट। सो दिस इज द एवरेज कैलकुलेटेड, सो दैट इज व्हाई इट इज 2.1। इसको माना जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, यानी जितनी पॉपुलेशन आ रही है ऑलमोस्ट उतनी ही जा रही है, इट इज गेटिंग रिप्लेस, पॉपुलेशन इज गोइंग टू स्टे स्टेबल। क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन आपने पहले भी रीड कर ली, जो ऑप्शन ए था, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ गिवन ईयर। देन सिमिलर क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, और ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉमन सिंपल सी डेफिनेशंस है। अब देखो रिप्रोडक्शन कौन करता है? बच्चे कौन पैदा करता है? महिलाएं करती हैं। तो देयर इज अनदर कंसेप्ट of net reproduction rate, NRR, that is the average number of daughters that would be born to a woman or a group of women during her lifetime. यहां पर daughters की बात हो गई, एक और नया कंसेप्ट आ गया। If the current age specific fertility and mortality rates remain the same, keeping everything constant, बाकी सब सेम माने तो average number of daughters only, that is net reproduction rate, right? So that is about the total fertility rate, and ये बहुत सारे concepts भी हमने कर लिए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A very easy one, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? एक तो पहले इस चीज की क्लैरिटी कर लेते हैं, फिर आप साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते जाओ। 4 आइटम्स दी गई हैं और पूछा गया कौन सा इसमें से वर्किंग कैपिटल है, कौन सा इसमें से फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल होता है रोजमर्रा के खर्चे, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप एक मशीनरी खरीदो या फिर आप एक ट्रक खरीदो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये रोजाना के खर्चे नहीं है ना।
रोजाना के खर्चे क्या हैं? ऑफिस सप्लाईज, पेट्रोल, डीजल। तो टू कीप द बिजनेस वर्किंग, द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन ऑन डे टू डे ऑपरेशंस, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और एसेट्स लॉन्ग टर्म खर्चे जो एक बार करोगे और फिर बिजनेस चलाने के लिए काम आएंगे, ऐसी लॉन्ग टर्म चीजें, उनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, राइट? सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फार्मर्स प्लो, हल किसान का, कंप्यूटर, यार्न यूज्ड बाय वीवर, धागा, एंड पेट्रोल। तो इसमें हम ही देख लेते हैं, इस पे बाद में चलते हैं। फार्मर्स प्लो क्या है? इट इज फिक्स्ड कैपिटल ऑब्वियसली। सो दे हैव डन रॉन्ग, गलत दिया हुआ है यहां पे। कंप्यूटर क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, ये बात सही है। यार्न, ये रोज के खर्चे हैं, ये कोई एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है ना ये। सो दे हैव रिटन फिक्स्ड कैपिटल, ये वर्किंग होना चाहिए, ये तो रोजमर्रा का खर्चा हुआ। पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल, ये सही दिया हुआ है। सो दो चीजें सही हैं, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। They are not asking which of the options are right. They are saying how many of the above pairs are correctly matched. कितने correctly matched हैं? दो सही match हैं. Only two. B is the right answer. Right? Let's move on. And ये कुछ basic again definitions हैं. The explanation I've given you, you can read this, get your PDF. Fixed capital, working capital की definition पढ़ देते हैं. Long term assets used over multiple production cycles. हल जो है वो एक सीजन में नहीं यूज होगा, हर सीजन में यूज होगा, बहुत सालों तक यूज होगा, मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल्स में यूज होगा। धागा जो है, यान, वो नहीं होगा, वो यूज होगा, खत्म हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइकिल इटसेल्फ, दोबारा से खरीदना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। सो वर्किंग कैपिटल क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज यूज्ड विद इन अ सिंगल प्रोडक्शन साइकिल, लाइक रॉ मटेरियल्स, कैश, इन्वेंटरी, फ्यूल एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, ये सब क्या है? ये है फिक्स्ड कैपिटल। आगे चलते हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आपने लिखना है। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे, अगेन 2024 ओनली। आज जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों बहुत जरूरी है, एंड व्हाई आई कीप टेलिंग यू कि व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स, हम सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ लें या फिर ऊपर से पढ़ लें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद है, सिर्फ मिनिस्ट्री याद है, सिर्फ लॉन्च ईयर याद है, नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर सिविल सर्विसेज। उसकी डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो रीड दिस क्वेश्चन ऑन द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एंड दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो ये भी बड़ा जरूरी है, कई बार यहां पर इन लिख देते हैं बस, इनकरेक्ट, और सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव मार्क्स यू गेट नेगेटिव मार्किंग। सो क्या स्टेटमेंट्स हैं? टू इंप्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग अंडर द स्कीम, कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज। ऐसे मैप्स जो सारा टोपोग्राफी, हर एक फीचर, फिजिकल फीचर को बताएं, उन्हें बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप्स, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट। पहली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पैसा देगी। एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस। सो कहीं पर उर्दू में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं, या फिर कहीं पर लोकल लैंग्वेजेस में हैं, तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उन सब में इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स को। That is the third statement. So which of these statements they are correct? Take your time. Take 2 minutes. Read this and try to answer. It's very important for you to do some thinking on your own. अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे, it is not going to help. So make sure कि आप इसको देखो और फिर डिस्कस करेंगे जी आंसर। All right. So now when it comes to this question, the correct answer, which I hope आपने guess कर लिया होगा, it is D. Right? तो D सही आंसर है। इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड ये सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। अब इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। So approved in 2008,
as a centrally sponsored scheme has been revamped. तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. असल में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 100% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती और यही स्टेटमेंट थी. और जब इसे रीवैम्प किया गया तब इसे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना दिया गया. नाउ इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो इसके 100% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. तो ये हुआ 2016 में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत पुराना इनिशिएटिव है, ये तो नहीं पूछा जाएगा. 2008 में लॉन्च किया गया था, 2016 में रीवैम्प किया गया, 2024 में पूछ लिया गया. गवर्नमेंट स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. I hope you will understand why we keep on covering so many government schemes now. बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, छोटी छोटी वीडियोस हैं इंडिविजुअल स्कीम्स के ऊपर. देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑन दिस चैनल. सो डिटेल्स पढ़ने के लिए यू गाइज शुड यूज विकासपीडिया. विकासपीडिया.in वेबसाइट से बेटर कोई वेबसाइट नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने के लिए. Then digitization of cadastral maps will be done. Then there is an initiative to transliterate. तो एक भाषा से सभी recognized भाषाओं में इसे तब्दील किया जाएगा, इसे ट्रांसलेट किया जाएगा. That is also correct. So तीनों हो गए सही. So we have added some additional government initiatives जो different times पर लिए गए related to लैंड एक्विजिशन. मेक श्योर यू रीड दिस. स्वामित्व बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिमिलर चीज ही है, लेकिन ये क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस यानी रूरल एरिया एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया. सो अभी तक लैंड ओनरशिप और लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मैनेज हो रहे हैं. इनको डिजिटाइज कर दिया जाएगा विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. That is what स्वामित्व is. इसको हम इंडिविजुअल वीडियो में एंड मल्टीपल अदर वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं. रिसेंटली बहुत इसकी डिस्कशन हुई है. मेक श्योर आप इसे रीड जरूर करो. यहां पर भी जितनी डिटेल है आपको इंट्रोड्यूस तो कर देगी, लेकिन और पढ़ना जरूरी है आपके लिए. सो माय पर्पस हियर इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज कैसे करना है, रिकॉल दिस, वो आपको सिखाया जा रहा है. आपको डिपेंडेंट नहीं बनना है. राइट, आगे चलते हैं जी. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. तो एक और गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया 2024 में ही. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट से पहले भी यहीं पर जाना होता है. कमांड क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट. एंड दे आर नॉट आस्किंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, दे आर आस्किंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स. थैंक गॉड, इजी क्वेश्चन. राइट, वो कितने पेयर सही हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को. Now let's see. The scheme guarantees a minimum package of antenatal care services. दो तरीके की केयर होती है प्रेगनेंसी में. पोस्ट नेटल यानी प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद. एक होती एंटीनेटल यानी डिलीवरी से पहले. So in this scheme, in this statement, they are saying a minimum package of antenatal care यानी डिलीवरी से पहले to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post delivery health care services. डिलीवरी के बाद भी 6 महीने के लिए केयर सर्विसेज मिलेंगी. That is statement number 1. Second is under the scheme, private sector health care providers of certain specialties can volunteer. कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हेल्थ केयर से जुड़े हैं वो भी नजदीकी सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं. अगर किसी के मन में बड़ी इंसानियत जाग जाए, होपफुली कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के काम करने आ जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो फीचर ऑफ द स्कीम. दे आर आस्किंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. यहां पर एंड से पहले वाली बात तो ठीक है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी 6 महीने की हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी, ऐसा गलत हो गया. तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, बी हो गई सही. सो बी इज द राइट स्टेटमेंट. Is this fine, all of you? So if things got a little bit more clear through this video, just write down clear. It is clear, sir. Write it down. I'll be reading every single comment.
लेट्स सी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे गलत हो गई? बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस, फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन एंटीनेटल केयर ओनली। और ट्राइमेस्टर वाली बात के ऊपर भी ध्यान देना है, बिकॉज यही तो हो रहा है अभी, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर को चेंज करके ओनली थर्ड ट्राइमेस्टर कर दें, या फिर तीनों ट्राइमेस्टर कर दें। तिमाही, 3 महीने के पीरियड को ट्राइमेस्टर बोलते हैं। 3 3 3 9 महीने, राइट? सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट नंबर 1 वाज, एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज द इनिशिएटिव एम्स टू लेवरेज यूज private sector expertise and resources to strengthen public health care services. Right? Question number 5, एक और गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो क्लियर हो गया, बेसिक कंसेप्ट कितने जरूरी है ये भी क्लियर होना चाहिए। So now we are going to discuss another government scheme and this is very important one as well, और ये है मानधन योजना। किसका मानधन करना है? सरकार किसका मानधन करना चाह रही है? श्रम योगी, यानी लेबरर्स, वर्कर्स, मजदूर, उनके लिए ये एक पेंशन स्कीम है। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 years to 40 years। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, यही करते हैं, 18 को 21 कर दिया, स्टेटमेंट गलत कर दी। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, जैसे किसी भी पेंशन या इंश्योरेंस स्कीम में होता है। अगर आप बहुत ही यंग एज में ज्वाइन करते हो तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है, जितना लेट करते हो उतना प्रीमियम आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ती जाती। तो वैसे ही यहां पर भी है, एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 rupees पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। 60 साल के होने के बाद कम से कम 3000 रुपए मिलेंगे। Then the fourth statement is family pension is applicable to spouse after death of the person। जो मजदूर था जिसने ये पेंशन स्कीम ली थी, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी, और वो मिल सकती है स्पाउस को या फिर अनमैरिड डॉटर्स को। राइट? देखो एक आपको एलिमिनेशन की चीज भी बता देता हूं। ये तो मुझे पता है गलत है, ये भी मुझे पता है गलत है, मान लेते हैं मुझे नहीं पता बाकी चीजें। ये क्यों गलत है? बिकॉज अनमैरिड डॉटर्स नहीं कवर्ड। सो 1 and 4 ये तो नहीं होने चाहिए करेक्ट ऑप्शंस के अंदर। राइट? इससे मेरा क्या फायदा हुआ एलिमिनेशन करने का? मेरा ये फायदा हुआ कि 2 तो सही है, इसके ऊपर दिमाग नहीं चलाएंगे। चीज क्या रह गई? क्या स्टेटमेंट नंबर 3 इज राइट और नॉट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट आंसर? सो व्हाट इज द राइट आंसर? 2 and 3। सो 2 तो स्टेटमेंट सही है, सो द राइट आंसर इज बी। सो 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। और कुछ और फीचर्स कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट 1 2 3 4 ये तो हमने देख लिया क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में कुछ और रीड कर लेते हैं। देयर आर इवन मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये एक वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। ये मर्जी है किसी की कि वो इस पेंशन का हिस्सा बनना चाहता है, एंड उसके लिए उसको फिर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए ये एक स्कीम है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जिनकी मंथली इनकम है 15,000 और लेस, like street vendors, rickshaw pullers, construction workers, they all are eligible for this. Then workers, they can enroll through common service centers। ये छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं बिकॉज वर्कर्स, किसान, वो खुद इंटरनेट नहीं चला सकते, ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी उनको लेनी है, अप्लाई करना है, इसका पार्ट बनना है। तो देयर आर कॉमन सर्विस सेंटर्स जो सारे देश में छोटे छोटे गांवों के अंदर, कस्बों तक खुले हुए हैं, जहां पर जाके इंटरनेट कनेक्शन होता है और एक यंग एंटरप्रेन्योर को रोजगार भी मिलता है, और वो मदद करेगा आपकी एनरोलमेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच करेगी बेनिफिशियरीज मंथली कंट्रीब्यूशन, जितनी प्रीमियम
विल बी पेड बाय द श्रम योगी, बाय द वर्कर, उतना ही भारत सरकार भी देगी। देन अगर 60 साल से पहले ही वो एग्जिट कर देते हैं, इस स्कीम का पार्ट नहीं रहना चाहते, तो उनकी कंट्रीब्यूशन ब्याज के साथ मिलेगी, राइट? फिर पेंशन नहीं मिलेगी। अगर कोई पेंशन की एज से पहले ही बोले कि मुझे पैसा चाहिए तो जितना समय हो चुका है उसके पैसे को जितना ब्याज बनेगा उसके साथ उसकी कंट्रीब्यूशन वापस कर दी जाएगी। दिस विल बी मैनेज्ड बाय एलआईसी एंड मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस वाज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 2024 में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे। That is all. If you want to be a part of the courses, these are the numbers जहां पे आपको कॉल करना है। चंडीगढ़, लुधियाना and पटियाला are the places where we are available offline as well. You can also join online courses by giving a call on these numbers after attending some free demo classes. That is all. ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी जिसमें हम बहुत सारे PYQ सॉल्व करने वाले हैं। So make sure you press that like button and you are a subscriber of this channel.